प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और अभी तक हमने अपनी बुक के 4 चैप्टर पूरे कर लिए, 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से 4 तक हमने जो पढ़ा वो अपनी जो ब्रांच थी उसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में क्या था, अपना जो आवेश था वो रुका होता है, आवेश का स्थिर अवस्था में अध्ययन क्या कराता है? स्थिर वैद्युतिकी। यानी यहाँ पे क्या था? आवेश क्या था? स्थिर था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे आवेश क्या है? यहाँ पे आवेश गतिशील है। आवेश यहाँ पे क्या है? ये आवेश चल रहा है। तो आवेश गतिशील है, तो आवेश की गति दो प्रकार से हो सकती है कि अगर आवेश नियत वेग से गति करे, कौन से वेग से? नियत वेग से गति करे तो पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। क्या पढ़ेंगे? धारा विद्युत या धारा विद्युत। अगर आवेश त्वरित गति करे तो अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व। इसलिए यहाँ पे बात, आवेश रुका हुआ है तो स्थिर वैद्युतिकी। अगर आवेश ने चलना स्टार्ट कर दिया, आवेश नियत वेग से चल रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। और अगर आवेश त्वरित गति कर रहा है, यहाँ पे कौन सी गति? त्वरित गति कर रहा है तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, तो ये सर इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं अपने किसके ऊपर? विद्युत धारा के ऊपर की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा होती क्या? तो बस यही परिभाषा है। यहाँ पे आवेश चल रहा है, आवेश क्या चलेगा? आवेश चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट बनेगी, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट बनेगी। तो देखिए आगे, तो परिभाषा क्या पढ़े अपन किसकी? विद्युत धारा की परिभाषा जो हमने 10th क्लास में पढ़ रखी वही अपन वापस यहाँ पे लिख देते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो लिखिए परिभाषा, कॉपी पर निकालिए, परिभाषा लिखिए। आवेश के प्रवाह की दर को, किसको? आवेश के प्रवाह की, यानी प्रवाह मतलब बहना, आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। हेडिंग लगा लीजिए और लिख लीजिए, आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। दिखाते हैं किससे? आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। क्लियर यहाँ तक? और विद्युत धारा बच्चों अपनी जो 7 मूलभूत राशि है उनमें से एक है। जान 11th क्लास के अंदर चैप्टर फर्स्ट में आपने 7 मूलभूत भौतिक राशियां पढ़ी थी, उनमें से विद्युत धारा भी एक है, यानी मूलभूत भौतिक राशियों में से एक है। क्लियर यहाँ तक? ये हो गया आवेश के प्रवाह की दर। देखिए होता क्या है कि मान लो अपने पास ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, और ये मान लिया मैंने इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या मान लिया मैंने? इस चालक का ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। समझते हो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल? जैसे मान लिया कोई बेलनाकार चालक है, तो छोटे छोटे वर्तों से मिलकर बना होगा, तो जो एक वर्त हो क्या कहलाएगा? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया, हिंदी में उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जैसे इस मार्क को आप सामने से देख लीजिए, आपको सामने से जितना दिखाई दे रहा है वही इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो देखिए मान लेते हैं कि इस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से डेल क्यू आवेश डेल टी समय में बह रहा है। समय अंतराल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि इतने टाइम में 0 से 2 सेकंड में या 5 से 10 सेकंड में इतना आवेश यहाँ से चला गया, तो करंट क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिए, यदि किसी चालक से डायग्राम बना लिखिए, यदि किसी चालक से डेल क्यू आवेश डेल टी समय तक, डेल टी मतलब इस समय अंतराल की बात करें, डेल क्यू आवेश डेल टी समय तक प्रवाहित होता है, डेल टी समय तक प्रवाहित होता है, तो इसको बच्चों बोलते हैं औसत विद्युत धारा। तो यहाँ आएगा आई एवरेज। तो औसत होता है तो औसत विद्युत धारा का सूत्र आप लिख लीजिए, क्या आएगा? आई एवरेज बराबर डेल क्यू बटा डेल टी। क्या आएगा? आई एवरेज डेल क्यू बटा डेल टी। यह है औसत धारा निकालने का सूत्र। मतलब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, किसी चालक कहाँ से? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से डेल क्यू आवेश डेल टी समय तक प्रवाहित हो रहा है, तो औसत विद्युत धारा होती है आई एवरेज बराबर डेल क्यू बाई डेल टी। क्लियर यहाँ तक? फिर मान लो अपन देखिए किसी टाइम अगर कहा जाए तात्क्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब है ये अंतराल की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात करते हैं? अंतराल की। जैसे 0 से 2 सेकंड में कितना बाहर चार्ज बाहर, 5 से 10 सेकंड में चार्ज कितना बाहर, अंतराल की बात में आएगी औसत। अगर मैं यहीं पे पूछूं कि 10वें सेकंड में कितना करने है, कितना चार्ज यहाँ देगा, या 15वें सेकंड में कितना देगा, 1000वें सेकंड में क्या देगा, उसे बोलते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालने से मैं आपको कहता हूँ
ताक्षणिक विद्युत धारा निकालने का सूत्र देखिए, ताक्षणिक विद्युत धारा तो कुछ नहीं होता, इसका आप क्या कर लीजिए, लिमिट ले लीजिए। क्या ले लीजिए इसकी लिमिट, या फिर कहें ताक्षणिक विद्युत धारा इसको बोलेंगे आई इंस्टेंटेनियस या आई बराबर क्या लिखेंगे उसको, डी क्यू बाई, यहाँ पे क्यू आपने कैपिटल लेटर लेंगे, कैपिटल डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। यानी क्या करना है, जो आपका आवेश का जो फलन दे रखा है आपको टी के रूप में, उसको डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, क्लियर। इसको देखो वैसे लिखते हैं बुक में, तो यहाँ पे लिमिट लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो लेके उसको डी क्यू बाई डी टी लिख देते हैं, तो आप सीधा याद रख लीजिए डी क्यू बाई डी टी। ये हो गया आपका विद्युत धारा की परिभाषा, औसत विद्युत धारा का सूत्र और ताक्षणिक विद्युत धारा का सूत्र, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अब आगे बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, दिशा क्या होती है, अदिश राशि की सदिश राशि, सब कुछ देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं इसका विद्युत धारा का मात्रक। तो देखिए आगे विद्युत धारा का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक लिख लीजिए। आपको पता है ऊपर कौन आ रहा है, आवेश, नीचे कौन आ रहा है, समय। ऊपर कौन आ रहा है, आवेश, नीचे कौन आ रहा है, समय। तो आवेश का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, कूलॉम। नीचे क्या, टाइम यानी समय। समय का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, कूलॉम सेकेंड। तो धारा का, विद्युत धारा का मात्रक क्या आएगा, कूलॉम पर सेकेंड। क्या आएगा, कूलॉम बटा सेकेंड है, कूलॉम पर सेकेंड। इसको क्या लिखेंगे, कूलॉम पर सेकेंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। कूलॉम पर सेकेंड जिसे क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। दिखाते हैं कैसे, जैसे दिखाते हैं। तो ये होगी इसकी यूनिट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और 7 मूलभूत राशियों में से एक अपनी इलेक्ट्रिकल विद्युत धारा भी है। क्लियर। आगे बात करें किसकी, धारा की दिशा, धारा की, विद्युत धारा की दिशा। आगे लिखिए विद्युत धारा की दिशा। दिशा कहाँ मानते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। तो बच्चों से जो दिशा मानी जाती है वो धनावेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। जिधर आपका मतलब जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, जिधर धनावेश चल रहा है, उसे ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। यानी लिख लीजिए धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही धनावेश, किसी चालक में, किसी करंट कहाँ बहेगा, चालक में बहेगा। आवेश कहाँ जाएगा, चालक में बहेगा। तो किसी चालक में, किसी चालक में धनावेश के प्रवाह की दिशा को, किसी चालक में धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। अर्थात विद्युत धारा की दिशा, अर्थात विद्युत धारा की दिशा, अर्थात विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के, ये माइनस में आप पूरा लिख देना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। किधर होती है, धनावेश के प्रवाह की दिशा। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई चालक है, अपने पास ये कोई चालक है, और यहाँ पर मान लो अपने पास धनावेश, धनायन प्लस 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 प्लस, और ये किधर जा रहा है, मान लो जो धनायन है वो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इधर ही क्या होगा, करंट होगा, यानी धनावेश के प्रवाह की दिशा में। लेकिन जो ऋणावेश है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसके प्रवाह के विपरीत। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज में क्या है, माइनस 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 होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो ये क्या आएगी, इसकी दिशा होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट कहाँ से जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर है। धनावेश के प्रवाह की दिशा में, जबकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत होगी करंट की धारा। तो ये मानते हैं धारा की दिशा परिपाटी के अनुसार से इसको मान लेते हैं। यहाँ से क्लियर। अब देखिए यहाँ तो हो गया। अब यहाँ की एक बात और बताते हैं, किसी धारावाही चालक में, किसी धारावाही चालक में कुल आवेश 0 होता है। कुल आवेश कितना होता है, 0। क्यों होता है, ये मान लो जितना चार्ज यहाँ पे एंटर हुआ, जितना आवेश यहाँ पे घुसा, उतना ही बाहर निकल गया, तो बचा कितना इसके अंदर, 0। तो ये भी मानते हैं। आप इसी नोट में, किसी धारावाही चालक में कुल आवेश 0 होता है। लिख लीजिए, किसी धारावाही चालक में कुल आवेश 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितना चार्ज घुसा उतना ही बाहर निकल गया, तो बचा कितना, 0 बचा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, किसी धारावाही चालक में कुल आवेश 0 होता है। किसमें, धारावाही चालक में, यानी करंट बहना चाहिए, धारावाही, यानी धारा को लेके जा रहा है, धारा चल रही है, धारा बह रही है, मतलब आवेश बह रहा है। ठीक है। यहाँ पर
आगे बात करते हैं कि मतलब ये सदिश राशि है कि अदिश राशि, दिशा की तो बात कर ली, तो सदिश है या अदिश। तो देखिए आइए लिख लिए, सवाल लिख लीजिए कि बताइए सवाल कि विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश। लिखिए विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश। तो क्या होना चाहिए, सदिश होना चाहिए। भाई धारा भी भाई सदिश राशियाँ क्या होती है, ये वो भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो ऐसी भौतिक राशियों को सदिश राशियाँ बोलते हैं। तो विद्युत धारा के पास तो दोनों है, विद्युत धारा के पास तो दिशा भी है और परिमाण, जैसे 5 एम्पियर, 5 एम्पियर मान लो आपने बैटरी लगा, जैसे प्लस माइनस, और आप करंट का दिशा दिखाते हो, हम 10 पढ़ा होगा, यहाँ से आई जा रहा है, तो इसके पास परिणाम भी है, इसके पास दिशा भी है, तो सदिश होना चाहिए, लेकिन ये सदिश होती नहीं है, ये ध्यान रखना। विद्युत धारा के पास परिमाण भी है, विद्युत धारा के पास दिशा भी है, लेकिन ये सदिश है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, जो सदिश का त्रिभुज नियम था, आपका समांतर चतुर्भुज का नियम था, उनका ये पालन नहीं करती। कैसे नहीं करती, देखिए कि मान लो आपके पास दो तार है, दो तार है, वो दोनों मान लो 60 डिग्री पे रखे हो, कितने डिग्री पे रखे हैं, 60 डिग्री पे। मान लो यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, और मान लो यहाँ से करंट आ रहा है 4 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, 5 एम्पियर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मान लो 90 रखें, कितने रखें, मान लो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण कितना है, 90 डिग्री। इसका फायदा क्या होगा कि आपको पता है कि जब दो सदिशों के बीच में कोण 90 डिग्री होता था, तो उनका परिणामी क्या आता था, वर्गमूल के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आना चाहिए, लेकिन इसका परिणामी 5 नहीं होगा। अगर ये सदिश योग के नियमों का पालन करती तो यहाँ कितना जाता, 5 जाता, लेकिन यहाँ पे 5 जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, यहाँ पे कोण से इसको कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ कितना जाएगा, 3 और 4 7 एम्पियर जाएगा, 7 एम्पियर जाएगा। क्लियर। अगर मान लो यहीं पे उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, मतलब कोण मैंने वही रखा, यहाँ से मान लो 4 एम्पियर आ रहा है, और मान लो इधर 3 एम्पियर गया, इधर 3 एम्पियर गया, इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा 1 एम्पियर, कितना जाएगा, तो ये 4 में से, इसको वैसे किरचॉफ फर्स्ट लो बोलते हैं, किरचॉफ का संधि नियम या केसीएल, किरचॉफ करंट लो, जो अपन चैप्टर 6 में से पढ़ेंगे। यहाँ इन संधि पर आने वाली धारा बराबर डायगोनल धारा होता है, वो चैप्टर 6 में करेंगे। तो देखो 4 यहाँ से आई, 3 इधर गई, तो इधर कितनी जाएगी, 1 ही जाएगी। तो यहाँ पर कोण से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सदिश योग के नियमों का पालन करती तो यहाँ कोण का फर्क पड़ता, लेकिन यहाँ पे कोण का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दो तार है, आप इसको जैसे मर्जी आप इसको ऐसे रख लीजिए, आप दोनों को ऐसे रख लीजिए, मान लो यहाँ कोई कोण 120 लगा लीजिए, तो भी कितना होगा, माना 3 एम्पियर का आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, इधर कितना जाएगा, 7 ही जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ पे 7 एम्पियर ही जाएगा। तो विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि मानते हैं इसको, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा को कौन सी राशि, कैसी राशि मानते हैं अपन, अदिश। लेकिन बच्चों इसको अदिश भी नहीं बोलते। जनरली मान लो आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो और वहां पे ऑप्शन आ गया सदिश, एक ऑप्शन आ गया अदिश, एक ऑप्शन आ गया परदिश, क्या आ जाएगा, परदिश, टेंसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर, इनको बोलते हैं स्केलर, इसको बोलते हैं वेक्टर। तो वैसे ये परदिश होती है जिन भौतिक राशियों के पास परिमाण और दिशा होती है, जिन भौतिक राशियों के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, लेकिन वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, उन्हें परदिश राशियां बोलते हैं। अगर ऑप्शन में परदिश है तो आप परदिश टिक करोगे, और ऑप्शन में परदिश नहीं है तो आप क्या मानोगे, इसको अदिश ही मानोगे। ठीक है, वैसे इसको अपने यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ अदिश ही लिखेंगे। क्लियर। तो ये हो गया विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश। रियल में कैसी है, परदिश। परदिश क्या होती है, जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, लेकिन वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, उन्हें परदिश राशियां, टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो आगे लिख लीजिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि, मैंने आपको समझा दिया, अब लिखिए विद्युत धारा एक परदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन, सॉरी मैंने क्या बोला, सुन एक बार, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक, जो मैंने उसके लिए सॉरी मैंने परदिश बोल दिया, विद्युत धारा एक अदिश राशि, लिख लीजिए, लिखूँ आप मेरे साथ लिखिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा अदिश राशि, क्योंकि इसके पास परिमाण व दिशा दोनों होते हुए भी सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। इसके पास परिमाण और दिशा दोनों है, लेकिन ये सदिश योग के नियमों का, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसी से क्या मानते हैं अपन, अदिश राशि मानते हैं। रियल में कैसे, परदिश नहीं करती है। ये हो गया। एग्जाम लिख लीजिए, एग्जाम्पल से मानो यहाँ से 3 एम्पियर आया,
ये मान लो कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ से 4 एम्पियर है, यहाँ कितना जाएगा आगे, आगे 7 एम्पियर जाएगा। ये आप इसका डायग्राम बना लीजिए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब देखिए जो धातु होते हैं उनमें जो आवेशवाहक कौन होते हैं, धातुओं के अंदर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो आपके विद्युत अपघट्य होते हैं वहां पे आयंस होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, और जो आपके अर्धचालक है वहां पर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों विद्युत आवेशवाहक होते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं इनके ऊपर एक बार सवाल कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। क्या पढ़ेंगे, धारा घनत्व। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मात्रक हो गया, परिभाषा होगी सदिश नहीं है, अदिश है, क्योंकि सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए अदिश राशि बोलते हैं, वैसे रेल में प्रदेश होती है। हो गया यहाँ तक। चलो आगे आ जाइए। आगे एक सवाल लिख लीजिए जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सवाल यह है, मैं लिखाता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ लिखिए और हल कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल आपके एग्जाम्पल में 5.1 भी ऐसा ही है, आप उसको भी इसके बाद कर सकते हो, आराम से इजीली हो जाएगा वो तो। उससे थोड़ा सा अच्छा ही कराऊंगा। देखिए आप एग्जाम्पल ऐसे लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर बुक का नहीं, मैं करवाना है। यदि सवाल यदि Q बराबर मान लेते हैं T² प्लस 3T प्लस 7, यदि Q बराबर T² प्लस 3T प्लस 7 है तो T बराबर 0 सेकेंड से 0 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, T बराबर 0 सेकेंड से 3 सेकेंड तक औसत विद्युत धारा, 3 सेकेंड तक औसत विद्युत धारा व T बराबर 2 सेकेंड पर, T बराबर 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। T बराबर 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। लिख लो पूरा, तात्क्षणिक विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या निकालना अपने को, औसत विद्युत धारा भी निकालनी है और क्या निकालनी है, तात्क्षणिक भी निकालनी है। तो आपको पता है औसत कैसे निकालना है, आपको पता होगा। फर्स्ट देखिए आई एवरेज क्या होता है, डेल Q बाई डेल T। डेल Q बाई डेल T मतलब एवरेज की बात करें इसको Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। Q2 मतलब T बराबर 3 सेकंड पर आवेश, Q1 मतलब T बराबर 0 सेकंड पर आवेश, T2 मतलब 3 और T1 मतलब 0। क्या आएगा अपन, T बराबर 0 सेकंड पर आवेश निकालने के लिए इसमें T का मान 0 रख दीजिए, और T बराबर 3 सेकंड पर आवेश निकालने के लिए इसमें T का मान 3 रख दीजिए। तो क्या आएगा देखिए, तो आई एवरेज बन जाएगी अपनी Q2 माइनस Q1। Q2 क्या आएगा, इसमें T के लिए क्या रखना पड़ेगा, 3, क्या रखना 3 भाई, ये Q जो है T का फलन है, देखो 3 का वर्ग प्लस 3 इंटू यहाँ पे 3 प्लस 7 माइनस Q1 मतलब T बराबर 0 सेकंड पर आवेश क्या करोगे, माइनस 0 का वर्ग 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 की क्या होगा 0 प्लस 7 अपॉन क्या आएगा T2 माइनस T1 यानी 3 माइनस 0। तो क्या बन जाएगा देखिए, 3 का वर्ग इसको हल कर लीजिए 9, और यहाँ पे 9 कितना हुआ 18 और 7 कितना होगा 25, 25 माइनस 7 अपॉन क्या आएगा 3। 25 में से 7 गया तो कितना बचेगा 18 ही बचेगा, कितना बचेगा 18/3। तो कितना आएगा 6 एम्पियर। कितना आ गया 6 एम्पियर। ये हो गया आपकी औसत विद्युत धारा। अब क्या निकालनी है, T बराबर 2 सेकंड पर तात्क्षणिक विद्युत धारा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, वहाँ एग्जाम्पल में कुछ TQ प्लस 5T प्लस कुछ ऐसा देखा 5T प्लस 6 है जो भी है। अब देखिए इसका सेकंड क्या निकालना है, तात्क्षणिक विद्युत धारा सिंपल आई क्या होता है dq बाई dt, यानी क्या करना है, इस जो q है उसका t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या देखिए d बाई dt अवकलन करना आप जानते हो, तो T² प्लस 3T प्लस 7। तो क्या कीजिए घात कीजिए, सिंपल x की घात n का अवकलन है, तो d बाई dx x की घात n का अवकलन आप जानते हो, घात आगे घात में से एक माइनस कर दीजिए, घात आगे और घात में से माइनस कर दीजिए। क्या देखिए टी का 2 क्या आएगा 2T प्लस 3, ये बनेगा ना, टी का 2 आगे 2 में से गया 1, 3 इंटू टी, टी का क्या होता है टी का 1 आगे 1 माइनस 1, और किसी भी संख्या घात 0 का मान क्या होता है 1, यानी 1 इंटू 1, और अचर राशि का अवकलन 0 होता है। आपको याद होगा किसी भी अचर का अवकलन क्या होता है 0, आपको याद है। तो टी बराबर यहाँ आ गया आई बराबर 2T प्लस 3, अपने कहा चाहिए आई का मान कहाँ चाहिए T बराबर 2 पे चाहिए, तो T बराबर 2 सेकंड पर, T बराबर 2 सेकंड पर तात्क्षणिक धारा, T बराबर 2 सेकंड पर तात्क्षणिक धारा यानी आई। तो अपने करना कुछ नहीं, इसमें T की जगह क्या रख दीजिए 2, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 और 3 7 एम्पियर। तो ये आगे तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो दोनों इसके बराबर हो, आगे कुछ हो सकती है, इसलिए T पे ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है।
तो ये था आपका एग्जाम्पल, जो आपको कंसेप्ट सिंपल था कि औसत विद्युत धारा और तात्क्षणिक विद्युत धारा कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर सिंपल सवाल। आगे एक सवाल और करवाते हैं। सवाल क्या देखिए, मैंने वहाँ थोड़ी उसको कवर नहीं किया था, ये बात है। अब देखिए ये हो गया। अगर नोट करना तो इसको पॉज में नोट कर लीजिए, इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। सवाल आगे ऊपर एक और लिख दें, जिसमें अपने क्या होगा कि आई दिया होगा और आवेश निकालना होगा। आई दिया और आवेश कैसे निकाले तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। तो सवाल नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। यदि आई बराबर 2t+1, यदि आई बराबर 2t+1 है, आई बराबर 2t+1 है, तो t बराबर 0 सेकंड से 3 सेकंड तक, t बराबर 0 सेकंड से 3 सेकंड तक प्रवाहित आवेश, प्रवाहित क्या निकालना है, प्रवाहित आवेश व प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। वह प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, इस बार क्या किया, उल्टा कर दिया। आई दे और क्या पूछा है, क्यू पूछ रहा है। तो देखिए आप जानते हो सोल्यूशन, देखिए इसका आई बराबर क्या होता है, dq/dt, क्यू निकालना, क्या करें इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, देखिए आई इंटू डी टी बराबर क्या आएगा, डी क्यू। तो आपको पता है जो चीज निकालनी है उसको अपन हमेशा क्या रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं, बाई तरफ रखते हैं, इसको उठा के बाई तरफ बैठा देते हैं। तो डी क्यू बराबर आई डी टी। क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर, इधर भी समाकलन कर दीजिए, इधर भी समाकलन कर दीजिए। तो डी क्यू का समाकलन जाएगा क्यू और आई इंटू डी टी। अब देखिए आई का मान क्या था अपने को, 2t+1 इंटू डी टी, और लिमिट कहाँ से, 0 से 3 सेकंड में निकालिए। तो इसको क्या करेंगे अपन, लिमिट करेंगे 0 से 3। अब करना कुछ नहीं, अब करना अपने को समाकलन। क्या करना है, जब धारा दी हो और आवेश निकालना हो तो क्या करेंगे अपन, समाकलन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो 2 कॉन्स्टेंट ऐसा रहता, t का समान क्या होगा, t² बाई 2 प्लस 1 का क्या होगा t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3। तो देखो 2 से 2 गया, तो बचा क्या अपने पास, बचा यहाँ पे i बराबर t² प्लस t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। तो देखिए i बराबर 3 वर्ग, भाई क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भाई यहाँ पे क्या किया, अवकलन, समाकलन आपको आता है x की घात n का समाकलन क्या होता है जानते हो, x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस c। यहाँ से c से अपने कोई मतलब नहीं है, भूल जाइए आप को, मैं से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये आगे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे है +3, और क्या करेंगे माइनस लोअर लिमिट क्या है, t की जगह 0 की घात 2 0 और 0, तो ये सब कुछ 0। तो बचेगा 3 की घात 2 9 प्लस 3 कितना गया, क्या आ गया, क्यू निकाल देना। तो यहाँ पे क्या है क्यू, तो क्यू क्या आएगा यहाँ पे 12 कूलम, कितना हो गया 12, कैपिटल सी मतलब क्या होता है कूलम। तो आवेश कितना आ गया 12 कूलम। अब ये बोल रहा है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आए, भाई आवेश चला तो जो करंट बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ ये भी अपने को बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन बहे। तो सेकंड पार्ट देखिए इसका, आप जानते हो आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर क्या होता है Ne, Q बराबर क्या होता है Ne। तो अपने क्या निकालना है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N बराबर Q बटा E आएगा, Q का मान कितना आया 12, नीचे E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। भाई E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अब करना कुछ नहीं, सॉल्व कर लीजिए। तो क्या देखिए 12, यहाँ पे 1.6 से यहाँ पे पॉइंट था ऊपर क्या लगा दो, 0 लगा दीजिए, और ये 10 क्या था 19 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हल कर लो कितना आएगा, इसको अपन कट कर देंगे, इससे 4 से करके अब 4 बार, और ये 4 से 12 30 बड़ा 15/2, 2 से फिर कट कर दिया, इंटू 10⁻19 यानी 7.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 7.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। ये दो सवाल से सिंपल जो आपकी विद्युत धारा के ऊपर से अगर आवेश दिया तो ये और ये। मान लो एक चीज और भी है, देखो धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर dq/dt, आई बराबर dq/dt, और मान लो यहाँ पे जैसे तो dq बराबर क्या आएगा आई इंटू डी टी, dq क्या आएगा आई इंटू डी टी। मान लो धारा नियत है, धारा क्या है नियत है, तो अपन क्या इसका समाकलन करेंगे, और धारा जो नियत राशि हो समाकलन से बाहर आ जाएगी, तो dt
डिक्लेरेशन क्या होगा, Q इंटू आई इंटू टी। तो अपन सिंपल लिखते थे कि धारा बराबर आवेश बराबर क्या कहेंगे, आवेश बराबर धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। तो धारा बराबर अपन लिख सकते हैं आवेश बटा समय, धारा बराबर आवेश बटा समय। ये कब लिखेंगे, जब धारा नहीं है। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो 10th क्लास में हम पढ़ते थे कि धारा बराबर आवेश बटा समय, क्योंकि वहां पर धारा टाइम पे डिपेंड ऐसा मार्केट नहीं करती है। अगर टाइम पे डिपेंड करे तो ये, और सिंपल धारा नहीं है तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो अपन धारा बराबर आवेश बटा समय बोल सकते हैं, सिंपल सूत्र। ये कब, जो धारा नियत हो। यहाँ तक क्लियर, एक दो बातें और करते हैं बारे में, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जो करंट है, जो धारा है, या आपको नोट करा तो बैक करके और जो नोट कर लीजिए, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप नोट करा कर लीजिए। देखिए आगे, जो करंट है, जो धारा है, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लिख लीजिए आगे लाइन, धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। धारा नोट करके लिख लीजिए, धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। लिख लिया डायग्राम में, आपने लिख लिया, मैंने लिखा हुआ है क्या लिखा, धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। देखिए इसका मतलब क्या है कि मान लो अपने पास ये कोई चालक है, इसका यहाँ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कुछ और है, यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कुछ और है, और यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कुछ और है। इन तीनों में जो करंट का मान होगा वो सेम होगा। मतलब यहाँ पे मान लो I1 करंट बह रहा है, मान लो यहाँ पे करंट I2 बह रहा है, और मान लो यहाँ पे करंट I3 बह रहा है। तो क्या होगा, I1 बराबर I2 बराबर I3। मतलब जो करंट है, जो धारा है, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। जो आपकी धारा है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। मतलब इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसको चेंज होने से धारा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपकी करंट के बारे में। आगे बात करते हैं धारा घनत्व। किसकी बात करते हैं, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी की। तो देखो धारा अदिश राशि है, तो हमने धारा के समय सदिश राशि जरूरत पड़ी तो अपन ने उसको धारा घनत्व से परिभाषित कर रखा है। देखिए आगे नेक्स्ट लाइन डाल लीजिए, धारा घनत्व। क्या लिखोगे, धारा घनत्व करंट डेंसिटी दिखाते किससे, जैसे दिखाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन डाल लीजिए, करंट डेंसिटी धारा घनत्व। क्या लिखेंगे, धारा घनत्व करंट डेंसिटी दिखाते किससे, जैसे दिखाते हैं। तो ये क्या होते हैं, देखिए पहले इसको फॉर्मूला से समझाता हूँ और फिर आपको इसकी परिभाषा लिख पाता हूँ। देखिए जे बराबर होता है आई बटा ए। क्या होता है आप याद ऐसे कर लीजिए, जे बराबर आई बटा ए, धारा बटा क्षेत्रफल, धारा घनत्व यानी धारा बटा क्षेत्रफल। अब इसकी लिखते हैं परिभाषा। देखो परिभाषा लिखने के लिए क्या करेंगे, तो नीचे है उसको क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। तो क्या लिखेंगे, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। नीचे वाला क्या मानता है, एक। तो परिभाषा क्या बनेगी, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। तो आप हेडिंग डाल के पहले परिभाषा नोट कीजिए। क्या लिखोगे, फॉर्मूला बाद में लिखना, एकांक अनुप्रस्थ। क्या लिखोगे, किसी चालक के, यानी किसी चालक के, किसी चालक के, किसी चालक के एकांक, किसी चालक के एकांक मतलब इकाई, 1 मीटर पर, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को ही, प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ये तो होगी धारा घनत्व की परिभाषा। क्या होगी धारा घनत्व की परिभाषा, अर्थात नीचे होगी, अर्थात धारा घनत्व बराबर, अर्थात धारा घनत्व बराबर धारा बटा क्षेत्रफल, धारा घनत्व बराबर धारा बटा क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे, जे बराबर आई बटा ए, जे बराबर आई बटा ए। ये बच्चों कब है, लेकिन जब मानो चालक है, ये क्या है चालक, और ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये इसका क्या है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और मानो इधर करंट बह रहा है, इधर क्या बह रहा है करंट, इधर इसका है एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। यानी जब ये कब है, जब धारा और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में हो तो हम फॉर्मूला रखते हैं जे बराबर आई बटा ए। क्लियर यहाँ पे, जो करंट है
वो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत बह रहा है। क्या बह रहा है? जो करंट है ये इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत, समझ आ रहा है? ऐसे करंट आ रहा है, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के 90 डिग्री पे आ रहा है, मतलब इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा में आ रहा है। ये तो आपको पता होगा, चैप्टर 2 आपने पढ़ रखा है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। चैप्टर 2 आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो चैप्टर 2 का मेरा फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, ये आपको आना चाहिए, बुक से पढ़ लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोला, वीडियो देखिए, आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, वो मैंने आपको चैप्टर 2 के फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखा है। ओके, कितने यहाँ पे, अब मान लो ये जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल धारा से किसी कोण को, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसी धारा मतलब धारा से किसी कोण पर हो तो क्या है, आगे लिखिए, यदि यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल धारा से किसी कोण, धारा से किसी कोण थीटा पर हो, किसी कोण थीटा पर, देखिए डायग्राम देखिए, मतलब कि मान लो ये अपना करंट ऐसे बह रहा है, ये अपना करंट मान लो ऐसे बह रहा है, और जो क्षेत्रफल सदिश वो जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, मतलब ये इसके धारा से किसी कोण पे ऐसे, मतलब थोड़ा किस्सा क्या है कि ये मान लो करंट है, ये मान लो करंट है, तो इससे क्या किसी किसी कोण से ऊपर, किसी कोण के ऊपर, मतलब इसके क्षेत्रफल सदिश से कोण बन रहा है थीटा बनाएगा, ठीक है, ऐसे किसी कोण पे झुका हुआ है, तो जो क्षेत्रफल सदिश का धारा के साथ जो कोण है वो थीटा आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, अपन हमेशा इसका एक का धारा की दिशा का कंपोनेंट घटक लेते हैं, तो इधर क्या आएगा, घटकों में अगर इसको वियोजित करें, इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा a cos थीटा, ठीक है, तो थीटा भाई a को वियोजित किया है, तो a का इधर घटक कंपोनेंट क्या आएगा, a cos थीटा, तो यहाँ पे जो ये a होता है वो कौन सा होता है, धारा के साथ वाला होता है, तो यहाँ पे इस टाइम क्या होगा, तो j बराबर यहाँ बन जाएगा I बराबर a cos थीटा, क्या बनेगा, j बराबर I बटा a cos थीटा, क्लियर, तो यहाँ से I बराबर बन जाएगा j a cos थीटा, क्या बन जाएगा, j a cos थीटा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, I बराबर j वेक्टर डॉट a वेक्टर, I बराबर j वेक्टर डॉट a वेक्टर भी लिख सकते हैं, जो आपकी धारा है वो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है। आप बोलोगे कॉस का आ गया, तो आपको पता होगा, लेकिन मैंने कॉस को हटाई क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, कैसे, आप 11वीं क्लास में पढ़ते थे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या आता था, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b cos थीटा, और मॉड ऑफ a को अपन सिंपल a बोलते थे, a b cos थीटा, तो जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, तो मैंने इसको यहीं पे किया, इस कोस को यहाँ भेज दिया, यहाँ लगा दिया वेक्टर, यानी आपकी जो धारा है वो अदिश राशि प्रूफ भी हो गया, कैसी राशि है, अदिश, क्यों है, क्योंकि ये दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, जब दो सदिशों को गुणा करने पर अदिश मिले तो उसे बोलते हैं अदिश राशि, और जब दो सदिशों को गुणा करने पर सदिश राशि मिले तो उसे बोलते हैं सदिश राशि, तो ये क्या है, अदिश राशि, और मैंने यही बोला था धारा अदिश राशि, तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको प्रूफ भी इसका दे दिया है कि धारा अदिश राशि होती है, तो जब कोण पे हो तो सूत्र ये होगा धारा घनत्व का, और धारा अगर जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो धारा के साथ, तब इसका सूत्र ये j बराबर I बटा ए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, बिल्कुल मैंने आपको ढंग से पूरा क्लियर कर दिया है। आगे नीचे धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक जो आप इजीली निकाल सकते हो, ऊपर कौन है, करंट यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आपको 2018 में एक बार पूछा था बोर्ड के अंदर कि धारा घनत्व का मात्रक लिखिए, तो सिंपल है I बटा ए, यानी क्या आएगा, ऊपर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ, डायग्राम मैंने बना लिया, ये बना लिया, आपकी बुक में एक और डेल से निकलेगा, उससे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नोटेशन से मैंने यहाँ पे ए काम में लिया एरिया, और बुक में यहाँ पे डेल एस या डेल एस काम में रखा, उससे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, और करंट को डेल आई बोल रखा है, सिंपल नोटेशन से, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आ गया मेरे हिसाब से। तो आगे चलते हैं, आगे लिखिए धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक लिख लीजिए, धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक, किसका मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व कहते हैं J बराबर I बटा A, तो ऊपर किसका मात्रक आएगा, करंट का, करंट का होता है एम्पियर पर, और नीचे क्या, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बात कर लेते हैं विमा की, तो विमा को निकालना आती है, विमा मतलब मूलभूत भौतिक राशि धातु में व्यक्त करना है, विमा कहलाती है, तो यहाँ पे करंट खुद मूलभूत राशि यानी A1, और मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल यानी दूरी, मीटर क्या है दूरी, और दूरी की यानी L, दूरी के लिए विभव क्या काम लेता है L संकेत, तो यहाँ पे L2 जाएगा A1 L -2, तो ढंग से M0
L माइनस टू T0 A1 या सिंपल बोल दीजिए L माइनस टू A1, ये होगी आपकी धारा घनत्व की दीमक। और धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मैंने क्या बोला था कि जो धारा है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती थी, ऐसा बोला था। यहाँ पे I1 मानो यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3, तो I1 बराबर I2 बराबर I3 था। लेकिन मान लो यहाँ पर धारा घनत्व मानो J1 है और मानो यहाँ पे J2 है और मानो यहाँ पे J3 है, तो J1 बराबर नहीं होगा J2 के, बराबर नहीं होगा J3 के। इसका मतलब ये है कि धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। तो ये था आपका धारा घनत्व, धारा के बारे में जानकारी। किधर है यहाँ तक? टाइम देख लेते कितना टाइम हो गया। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में करेंगे इसके जस्ट बाद ही अपन करते हैं अपवाय वेग और गतिशीलता के बारे में। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।